स्टूडेंट, सो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा आर या प्रोटिस्टा इज अ किंगडम विच कंसिस्टिंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म Protista are those Protista is that kingdom which consisting unicellular eukaryotic organism। यहाँ हमारे प्रोटिस्टा हैं, इनको हम काफ़ी सारे डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, जैसे कि डाइनोफ्लाजिलेट्स डिवीज़न ऑफ प्रोटिस्टा, डिवीज़न ऑफ प्रोटिस्टा। So there are majorly 5 division, 5 major division, and कौन-कौन से? First is dinoflagellates, dinoflagellates. Second is chrysophytes, chrysophyta you can say, chrysophytes. Third is euglenoids, euglenoid, and fourth is slime molds, fourth is slime molds. Fifth one is protogens, protogens. So there are 5 major division of protista: dinoflagellates, chrysophytes, euglenoids, slime molds and protogens. इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। हमने मोनेरा में पढ़ा था कि जो हमारे सिंपल हमारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक थे वो सारे मोनेरा में आ गए थे। नेक्स्ट हमारे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, भाई यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक मतलब इनका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनकी सेल में, इसलिए तो ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। लेकिन ये होंगे ओनली सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। So these all are examples, these are some examples of our protista. Amoeba, you know very well that amoeba is irregular shaped in structure and it having its nucleus, it is include into protogens of protista. Next euglena, euglena is this shaped of structure and it having flagella, on its surface body, it also having its nucleus. Next paramecium, paramecium is shoe shaped structure and it having small structure या small hair like structure over its surface, and these hair like structures are known as cilia which help in movement of these all organism. It also having the nucleus. So आप देख रहे हो कि ये मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, यहाँ पे अमीबा बनाई। अमीबा भी कैसी है? यूनिसेल्युलर है। This is unicellular but it's a nucleus. So that presence of nucleus makes defined nucleus makes eukaryotic organism. Next euglena, euglena is also single cell, मतलब ये हमारे simplest eukaryotic organism है, आप ऐसे कह सकते हो। These are simplest eukaryotic organism. Simplest मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। तो this is also unicellular, euglena is also unicellular, paramecium that is also unicellular but they consisting their nucleus, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि प्रोटिस्टा वो किंगडम है जिसमें हम सारे के सारे हमारे एक सेल से बने हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से डिवीजन। अगर हम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो क्या देखते हैं कि ये यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर हैं। सेकंड है कि दे having
or flagella on their surface, on their body surface. इनका बॉडी स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होता है, जैसे पैरामीशियम, सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीलिया। और फ्लैजेला सिर्फ वीप लाइक होता है, ये दो या दो से बस ये बहुत ही सीलिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। सो दीज हैविंग सीलिया और फ्लैजेला देयर सरफेस ऑन देयर सरफेस। नेक्स्ट, these having first, second. These organisms are autotrophic as well as these are as well as heterotrophic. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं ये, और ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, मतलब वो अपना खाना खुद बना पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट ऑर्गेनिज्म हैविंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल कंसिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ये, तो क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट हो सकता है इनमें। क्लोरोफिल ए तो मेजर ही है, ये ऑलमोस्ट ऑल प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, लेकिन बी और सी है ये किसी प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल, एंड ज़ैंथोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। ज़ैंथोफिल है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल या जाना जाता है। तो जहाँ हमारे प्रोटिस्टा का येलो कलर है, उस प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी या डाई एटम्स। तो हमारा जो क्रायोसोफाइट्स है, क्रायोसोफाइट्स में ज़ैंथोफिल काफ़ी अच्छा होता है, सो दैट क्रायोसोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज डाई एटम्स। ओके, डाइनोफ्लाजिलेट्स हैं, यहाँ डाइनोफ्लाजिलेट्स में भी ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। यूग्लिनोइड्स हैं, यूग्लिनोइड्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंसिस्ट करता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। चलिए हम तीनों को पढ़ते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि इन तीनों को आपके सिलेबस में कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, दैट collectively name is known as Protestant algae, that is known as Protestant algae. So I just hope you got the point that protista, few characteristics of protista, these having cilia or flagella body space. These organisms are autotrophic as well as heterotrophic. Autotrophic क्यों है? Because they having pigment इनसाइड दैम, एंड पिगमेंट है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनका, वो मेजरली क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है इनमें, क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल प्रेजेंट हियर, सो ज़ैंथोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, एंड क्रायोसोफाइट्स में ज़ैंथोफिल है वो फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। एज रिजल्ट दीज क्रायोसोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। इसके बाद अगर हम इनका रिप्रोडक्शन के बेस पे देखते हैं, तो दीज आर शोइंग बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction as well as sexual reproduction. So in case of asexual reproduction, they reproduce binary fission. They reproduce by binary fission. For example, amoeba. एसेक्सुअली जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? बाय बाइनरी फिशन। फॉर एग्जांपल अमीबा, दिस इज अमीबा, इट इज न्यूक्लियस, एंड द फर्स्ट कंडीशन, चाहे वो हमारा कोई भी रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? ये जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम डीएनए बोलते हैं,
it should be divided. So first the division of, जब binary fission होता है तो first of all this nucleus will divide into two parts, equal parts, so that this is amoeba, and here first of all this nucleus get elongated and it become bilobed structure, and division of chromatin material occurs. Second, next, this is the first stage. Second stage, division of nucleus complete take place and दो nucleus बन जाते हैं. ये हमारा chromatin material है. Here the two nuclei, and this after the division of nucleus, the division of cell take place. This is the cellular structure, and यहाँ ये हमारे दो nuclei हैं. These are two nuclei which consisting their genetic material, and finally क्या होता है, finally जो हमारा है amoeba, it divide into two amoebae, it become two amoebae. तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही हमारे यूग्लिना में होता है, पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिशन, इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज अ बाइनरी फिशन. तो हमारे प्रोटिस्टा में जब सेल डिवाइड करती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो मेजरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन से. नेक्स्ट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is occurred by gametic fusion. Sexual reproduction also take place here. So sexual reproduction, sexually these reproduce, these organisms sexually reproduce by gametic fusion. इनके गैमेट्स फ्यूज करते हैं, सो दैट एक्चुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमेटिक फ्यूजन से. नेक्स्ट है ये वाटर सरफेस पे ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, और दीज आर फ्रेश वाटर एज वेल एज दीज आर मेराइन वाटर. ये हमारे फ्रेश वाटर भी होते हैं और ये कैसे होते हैं, मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं. फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. सो दैट नेक्स्ट point is protista organism are protista organisms are sexually marine water are found in fresh water as well as these are found in fresh water as well as marine water. ये दोनों टाइप के वाटर में पाए जाते हैं. ये हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और ये हमारे मेराइन वाटर में भी. जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो हमारे मेराइन वाटर में पाए जाते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स आर फाउंड इन मेराइन वाटर. एंड जो हमारे नेक्स्ट थे क्राइसोफाइट्स हैं वो दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं. These are found in both place, fresh water as well as marine water. ये दोनों ही वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में. नेक्स्ट, these are found these are float on surface of water as well as these are found at the bottom of the water.
तो पानी वाटर बॉडीज के बॉटम पे भी पाए जाते हैं ये, और फ्रेश, और ये फ्लोट भी कर रहे होते हैं. सो व्हाई दीज आर फ्लोट, ये फ्लोट क्यों करते हैं? दीज प्रोटिस्टा फ्लोट, द प्रोटिस्टा फ्लोट्स, these float on surface of, these float on water surface. Due to low molecular weight. Low molecular weight. इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए क्या करते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं. नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो फाउंड ऑन या एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज. दीज आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज एंड दीज आर, ये इसी में मिक्स कर देते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट. एंड दीज आर ऑल्सो, एंड दीज आर also present at the bottom of water bodies, जैसे हमारे डायटम्स. ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे प्रोटिस्टा के बारे में. अभी हम चलते हैं, प्रोटिस्टा हैं हमारे, उनकी अलग अलग जो जितने भी डिविजन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स और यूग्लेनॉइड, तीनों को प्रोटिस्टन एल्गी का नाम दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनोफ्लैजिलेट्स. अब नाम से पता चल रहा है डाइनो, डाई मीन्स टू. द प्रोटिस्टा हैविंग टू फ्लैजिला, प्रोटिस्टा हैविंग टू फ्लैजिला. ये वो प्रोटिस्टा हैं जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. ओके, सो फ्लैजिला प्रेजेंट है, सो दैट इन्हें हम, और कौन से कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है? टू फ्लैजिला प्रेजेंट है. One is present longitudinally, one flagella present longitudinally, and second is present, and another flagella present, another flagella present transversely. ठीक है, तो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है. एक जैसे दिस इज द डाइनोफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंट टू लॉन्गिट्यूडनली एंड सेकंड इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ट्रांसवर्सली. तो ये क्या है? दिस इज नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट्स. नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर बहुत ही दे शाइन. ओके, सो these dinoflagellates, these organisms having some shiny granules inside या in their cytoplasm. As a result, they showing
बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। Luminescence property. Bioluminescence property. Bioluminescence example Noctiluca. Noctiluca. Pyrocystis. Noctiluca. Pyrocystis. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो चमकते रहते हैं। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है बिकॉज दे हैविंग सम शाइनी ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, सो दैट दे शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। और इसी बेस पे एक्चुअली कहा जाता है, सी घोस्ट। नॉक्टिलिका इज नोन एज सी घोस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्राइसोफाइट्स पे। क्राइसोफाइट्स हैं वो कौन से होते हैं? क्राइसोफाइट्स हैं वो हमारे नेक्स्ट टाइप के प्रोटिस्टा हैं एंड दे हैविंग, इनकी सेल वॉल थी वो कैसी बनी हुई होती है? दे हैविंग silica on their surface, on their cell wall. So next is chrysophytes. 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 Chrysophytes हैं. These chrysophytes are also known as. These are also known as golden algae. Golden algae. These are also known as golden algae. These are also diatoms. Okay, तो यहाँ पे गोल्डन एल्गी इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था कि क्राइसोफाइट्स हैं, इनमें क्लोरोफिल ए, क्राइसोफाइट्स हैविंग पिगमेंट क्लोरोफिल ए and chlorophyll C and xanthophylls. Xanthophylls and xanthophylls का कौन सा पिगमेंट होता है? xanthophylls के काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ कौन से टाइप का xanthophylls होता है? इनमें होता है फ्यूकोजैंथिन। which is responsible for yellow color. ये जो xanthophylls है ये येलो कलर के लिए जाना जाता है। अब येलो कलर अगर किसी एल्गी में है तो वो क्या गोल्डन एल्गी कहलाती है। इसीलिए हमारे क्राइसोफाइट्स हैं उनको गोल्डन एल्गी कहा जाता है बिकॉज दे हैविंग xanthophylls and xanthophylls is responsible for yellow color. That's why these are as golden algae. These are not diatoms. तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप आगे अगर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो भी आपको बताया जाएगा कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देयर, एज यू नो एवरीवन, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इनकी सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। बट देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? एक टाइप का पॉलीमर है। लेकिन यहाँ सेल्यूलोज की डिपोजिशन होती है बट इस सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होती है। बट सिलिका इज एम्बेडेड सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। लेकिन वहाँ किसकी प्रेजेंस है? वहाँ सिलिका की प्रेजेंस है और सिलिका की प्रेजेंस उस सेल वॉल को बहुत ही हार्ड बना देती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका मेक इट हार्डेस्ट। ये पॉइंट था एक। आगे चलते हैं हम। सिलिका की हमारे को बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना देती है। अब यहाँ देखिए आप, जब ये डाई एटम्स, व्हेन दीज डाई एटम्स डाई, तो यहाँ ये डाई एटम्स जाती है डाई एटम्स, these are डाई एटम्स, सपोज डाई एटम्स, ओके। तो जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ होती है, आपको पता है कि इनकी सेल वॉल में किसकी प्रेजेंस होती है, सेल वॉल में सिलिका, मैं ऐसे बना दे रही हूँ, सेल वॉल में सिलिका की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से सिलिका या प्रेजेंस ऑफ सिलिका मेक इट हार्ड। जैसे ही ये डाई एटम्स हमारे या फिर ये हमारे क्राइसोपाइड्स हैं, ये मर जाते हैं, ये हमारे वाटर बॉडीज के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, एंड एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हार्ड स्ट्रक्चर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका, दे मेक दिस स्ट्रक्चर वेरी हार्ड, जस्ट लाइक द अर्थ्स पार्ट, बहुत हार्ड, जैसे हमारी अर्थ का पार्ट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस बने हुए डाई एटम्स से बने हुए अर्थ स्ट्रक्चर को, अर्थ पार्ट को, अर्थ जैसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज डायटोमेशियस, एटोमेशियस अर्थ। और ये डायटोमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन सिर्फ किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन सेल वॉल। एंड सेल वॉल है वो तो जनरली किसकी बनती है, सेलुलोज की, लेकिन सिलिका की यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है। यूग्लिना है, यूग्लिना, तो यूग्लिना को हम दोनों यूग्लिनॉइड्स है। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड में यूग्लिना एग्जाम्पल लेते हैं। यूग्लिना है वो क्या करती है, यूग्लिना perform both functions, it is autotrophs as well as heterotrophs। ये एनिमल और हमारे एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, it is a connecting link between plant and किस के बीच है, plant and animal। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम, स्लाइम मोल्ड्स। तो जो स्लाइम they behave just like fungi, and these slime molds show heterotrophic mode of nutrition, जैसे फंगस में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और फंगस में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब कर देते हैं, सो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में इनका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट, दे टाइटली अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, दे हैविंग फ्रूटिंग बॉडीज जस्ट लाइक फंजाई, एंड दिस फ्रूटिंग बॉडी टाइटली अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के साथ ये बहुत ही अच्छे से अटैच होते हैं। सबस्ट्रेटम, दिस इज, they attach with substratum, they having fruiting bodies, and they produced by spores। next हम चलते हैं प्रोटोजोआ। सो इसका बेस्ट एग्जांपल ये जो प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा हमारी प्रोटोजोन्स में ही है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, so these, and the best example is Plasmodium, these are responsible for causing disease in human beings।